हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ जो ऑर्डिनरी लेंथ है उसको तो हम डायरेक्ट माप सकते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है जो हमारे से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं तो उसके लिए हमें अलग से जो इनडायरेक्ट मेथड उनका यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से जो बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो जो डायरेक्ट मेथड है उससे जो हम डिस्टेंसेस माप सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी है। ये देखिए मीटर स्केल, तो 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक हम मीटर स्केल से मापते हैं। मीटर स्केल ये सेंटीमीटर स्केल है, तो इसमें आप देखिए 15 सेंटीमीटर तक माप सकती है। और इससे जो मिनिमम वैल्यू हम माप सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ मीटर इज 1 मिलीमीटर। फिर जो दूसरा मेथड है, दूसरा जो डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। तो जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, या ये के लिए 0.1 मिलीमीटर। इस तरह का होता है ये वर्नियर कैलिपर है। तो इसमें आप देखिए ये जो जाज हैं आउटर डायमीटर मापने के लिए, सपोज ये ग्लास है, इसका आउटर डायमीटर मापना है। इनर डायमीटर मापने के लिए ये जो दिखाई दे रहे हैं ये इनर डायमीटर मापने के लिए। तो हम इसको ऐसे सेट करके डेप्थ मापने के लिए आप देखिए ये जो है मिडल यहाँ से निकली हुई, इसको डेप्थ मापने के लिए। इसमें 2 स्केल होती हैं, एक को हम बोलते हैं मेन स्केल। ये जो स्केल है इसको वो कहते हैं मेन स्केल, और एक स्केल जो इसके ऊपर स्लाइड करती है, आप देखिए ये जो स्केल ये जो स्लाइड करके जा रही है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं ये वर्नियर स्केल। ये जो स्केल है ये है वर्नियर स्केल। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब हम इसका यूज करेंगे। इसके अलावा और अच्छे रेजोल्यूशन से हम माप सकते हैं, उसके लिए एक और डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं स्क्रू गेज। ये है स्क्रू गेज। इसमें एक सर्कुलर स्केल होती है जिसपे 100 डिवीजन होते हैं, और एक मेन स्केल होती है। ये मेन स्केल है। मेन स्केल 1 मिलीमीटर की मिनिमम वैल्यू देती है। इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमें 10⁻⁵ मीटर तक डिस्टेंस हम माप सकते हैं एक्यूरेटली। इनडायरेक्ट मेथड, यदि हमें डिस्टेंस 10⁻⁵ मीटर से कम डिस्टेंस मापनी है तो फिर हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, क्योंकि जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है 400 से 700 नैनोमीटर। तो उससे कम यदि साइज का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम देख नहीं सकते। हमारे पास जो डिवाइसेस हैं जो अवेलेबल है, माइक्रोस्कोप वगैरह, तो उसमें हम केवल जो विजिबल लाइट से जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं हम केवल उन्हें ही देख सकते हैं। तो जो 10⁻⁵ मीटर से कम साइज के ऑब्जेक्ट है तो उनको हम इनडायरेक्ट मेथड से मापेंगे, लाइक माइक्रोस्कोप। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे हम और भी अच्छे रिजोल्यूशन से माप सकते हैं। जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ मीटर तक हम माप सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इसके अलावा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप भी होता है, जिससे भी हम जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उनके डिस्टेंसेस मापते हैं। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस जब हम मापते हैं तो उसके लिए जो मेन मेथड हमारे पास वो है पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड आपने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा, बचपन में आपने भी ये गेम खेला होगा। सपोज मैं इस पेपर को लेके ऐसे एक सर्कुलर शेप बना लेता हूँ, और आप देखिए जब मैं इससे देखता हूँ, इससे एक आंख पे हाथ रख लूँ और दूसरी आंख से यदि मैं इसको देखूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। और यदि मैं इस हाथ को आगे कर लूँ और दूसरी आंख को खोल लूँ तो जो हथेली है उसके आर पार मुझे एक सुराख दिखाई देगा, एक होल दिखाई देगा। ऐसा लग रहा है जैसे हथेली के आर पार कोई सुराख हो गया हो। तो वो बेसिकली पैरालैक्स की वजह से है।
पैरालैक्स होता क्या है, जब आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट तो बेसिकली एक ही जगह पे होता है, लेकिन जब आप उसको अलग अलग पार्ट से देखते हैं, अब सपोज मैं दीवार पे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो इस आंख से देखूंगा, इस पे हाथ रख के इस आंख से देखूं तो मुझे उसका जो बैकग्राउंड अलग किस्म का नजर आएगा। फिर इस आंख पे हाथ रख के देखूं दूसरी आंख से, तो जो बैकग्राउंड है वो मुझे अलग किस्म का नजर आएगा। तो जो बैकग्राउंड में जो चेंज आता है ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजिशन से देखने पे, उसी को हम कहते हैं पैरालैक्स। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है O, तो इसको हमने पहले देखा लेफ्ट आई से, फिर देखा राइट आई से। लेफ्ट और राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं बेसिस B। और मान लिया जो ऑब्जेक्ट उसको अलग अलग पोजिशन में देखा, तो उसने एंगल सबटेंड किया, जो ऑब्जेक्ट O है उसमें सबटेंड किया थीटा। तो यहाँ पे हम सिंपल ज्योमेट्रिकल फार्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस यूज करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस फार्मूले में जो एंगल थीटा है वो आपको रेडियन में लेना पड़ेगा। एंगल शुड बी, थीटा शुड बी इन रेडियन। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम डिफरेंट पोजिशन इज कॉल्ड पैरालैक्स एट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशन इज कॉल्ड बेसिस। अब जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जो स्टार है उनकी डिस्टेंस मापने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। सपोज ये n स्टार है, n इज नियर बाई स्टार, तो ये सन है और सन के चारों ओर जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है, और आपको पता है एक साल में एक चक्कर, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो हम बहुत दूर एक फार पॉइंट पे जो स्टार है उसको हम देख लेते हैं। उसकी जो फार पॉइंट पे जो स्टार है उसके रिफरेंस में हम इस स्टार को देखेंगे और एंगल मापेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो टेलीस्कोप है, पहले जो बहुत दूर स्टार है जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमेशा उसी पोजीशन में दिखाई देता है, तो पहले हम उस स्टार के डायरेक्शन में करेंगे टेलीस्कोप को और उसको देख लेंगे। तो उस स्टार पे फिक्स करके जो फार पॉइंट पे है, फिर उसके बाद हम टेलीस्कोप रोटेट कर देंगे और नियर बाई स्टार जिसको हम देख रहे हैं उसकी तरफ घुमा देंगे। जैसे ही क्रॉस वायर उस पर सेट हो जाएगी तो हम इस एंगल को माप लेंगे। ये एंगल हो गया थीटा 1। फिर 6 महीने बाद जो अर्थ है वो इस पोजीशन पर आ जाएगी। सपोज ए पॉइंट पर जब हम थे तब समर, तब गर्मियों के दिन थे, उसके बाद जब बी पॉइंट पे पहुंचे तब सर्दी आ गई। तो एग्जैक्टली 6 महीने बाद हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। इस पोजीशन से जब हम देखेंगे तो जो बहुत दूर स्टार था उसकी पोजीशन में तो लगभग नेग्लिजिबल चेंज होगा, उसमें कोई खास चेंज नहीं होगा। तो उस पर सेट करेंगे माइक्रोस्कोप को, सॉरी टेलीस्कोप को। फिर उस टेलीस्कोप को हम रोटेट करेंगे और जो नियर बाई स्टार है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हमने पहले देखा था, उसी की तरफ घुमा देंगे और फिर ये एंगल थीटा 2 माप लेंगे। तो सिंपल ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं अल्टरनेट एंगल थीटा 1, ये भी थीटा 1, ये भी थीटा 2, तो थीटा 1 और थीटा 2 ये टोटल एंगल हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये देखिए सन और इसके ए के बीच में डिस्टेंस होती है वो होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये डिस्टेंस लगभग हो जाएगी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका हमें पता है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और हम ये एंगल थीटा माप लेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो कि थीटा के इक्वल है। तो हम ये एंगल माप लेंगे, हमें ये डिस्टेंस पता है, ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और ये भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल है, ये डायमीटर हो गया। और ये एंगल हम माप लेंगे टेलीस्कोप से। तो एंगल माप लिया और हमें इस डिस्टेंस का पता है, तो हम ये डिस्टेंस an निकाल सकते हैं। तो an है वो अप्रोक्सीमेटली SN के इक्वल होता है, क्योंकि जो एंगल है वो स्मॉल है। एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, हमने ये फार्मूला यूज किया है। तो इस फार्मूले को यूज करके आप an की वैल्यू निकाल सकते हैं, और an की वैल्यू है वो स्टार से, अर्थ से स्टार की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे इस फार्मूले में थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो आप लेंगे उसे आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था। एनसीईआरटी की बुक में
1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होती है, 1 मिनट कितने रेडियन के इक्वल होता है, 1 सेकंड कितने रेडियन के इक्वल हो। तो उनकी डायरेक्ट सोल्व करके वैल्यूज दे रखी है, आप चाहो तो वहां से वैल्यू याद भी कर सकते हैं। अब हम जो ओलिक एसिड मॉलिक्यूल है, हम इसका साइज मेजर करेंगे। ओलिक एसिड बेसिकली सोपी लिक्विड होता है। और इसमें आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि हम जो ओलिक एसिड है उसकी एक मोनोलेयर बनाएंगे, मतलब कोशिश करेंगे जो लेयर है वो इतनी थिन हो कि केवल उसमें एक ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल आए, मोनो मॉलिक्यूलर लेयर। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ओलिक एसिड है उसको डिसॉल्व करेंगे अल्कोहल में। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली स्टार्टिंग में 19 क्यूबिक सेंटीमीटर हम ले लेंगे अल्कोहल, और उसमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हम मिला देंगे ओलिक एसिड। तो टोटल कितना हो जाएगा, 19 + 1 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आप समझ सकते हैं, यदि मैं कोई ऐसा बॉक्स लूं, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो, तो 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ और 1 सेंटीमीटर हाइट। तो वो जो इस टाइप का हम डब्बा लेंगे, जो बॉक्स लेंगे, तो उसमें जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो वो होगा 1 cc। तो इस तरह से वो जो मैंने मापने का जो साइज बनाया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो ऐसे ऐसे मैं अल्कोहल के कितने भर लूंगा, 19, और एक किसका भर लूंगा, ओलिक एसिड की। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 20 cc। अब ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, अब इसमें से मैं 1 सेंटीमीटर फिर लूंगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें से लूंगा, प्लस इसमें 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल फिर मिला दूंगा। इस तरह से मेरे पास कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर क्यूब। cc लिख लेते हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब मेरे पास ये 20 सेंटीमीटर क्यूब था सॉल्यूशन, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। शुरू में हमने क्या किया, 19 cc ले लिया अल्कोहल और 1 cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 cc ओलिक एसिड, दोनों को मिला दिया तो हमारे पास हो गया 20 cc। अब जो 20 cc था उसमें से 1 cc हमने निकाल लिया, केवल ये जो सोल्यूशन था इसका 1 cc हमने ले लिया, और उसमें 19 cc अल्कोहल फिर मिला दिया, तो फिर जो टोटल है वो कितना हो गया, 20 cc। अब ये जो 20 cc है, इसमें हम जानना चाहते हैं ओलिक एसिड की वॉल्यूम कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले जो 20 cc जो फर्स्ट जो स्टेप था उसमें हमने क्या किया था, cc में अल्कोहल कितना था, ओलिक एसिड कितना था, इन 20 cc ओलिक एसिड कितना था, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 cc में कितना होगा, 1/20।
20 सीसी में ओलिक एसिड था 1, तो 1 में हो जाएगा 1/20। तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन था 20 सीसी, उसमें 1/20 जो वॉल्यूम थी वो किसकी थी? ओलिक एसिड की। अब हमने इसमें फिर 19 सीसी मिला दिया, तो फिर कितना बन गया? 20 सीसी। अब इस 20 सीसी में ओलिक एसिड कितना है? 1 सीसी, और इस 1 में कितना था? 1/20। तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, सेकंड स्टेप में जो वॉल्यूम है ओलिक एसिड की वो कितनी है? वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इज इक्वल टू 1/20 इंटू 1/20 पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर CM, या CC लिख सकते हैं। अब सपोज मैं क्या करता हूं, ये जो हमने इस प्रकार से सॉल्यूशन बना दिया, इस 20 सीसी में ओलिक एसिड कितना है? इस 20 सीसी में 1/20 इंटू 1/20 1/400, सॉरी इस 20 सीसी में 1 है, तो 20 सीसी में 1/20, तो 1 में हो गया 1/20 डिवाइडेड बाई 20, तो 1/400 इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया ओलिक एसिड का, अब हम इसको स्प्रिंकल करेंगे। हम एक बीकर में वाटर ले लेंगे, और जो वाटर है इसके ऊपर हम एक थिन लेयर बना देंगे लाइकोपोडियम पाउडर की। ये जो है ये है लाइकोपोडियम पाउडर। ये हेल्प करेगा, जो लाइकोपोडियम पाउडर है, एक तो जो ओलिक एसिड है इसको स्प्रेड करने में हेल्प करेगा, और दूसरा जो ओलिक एसिड है इसको पानी में मिक्स होने से रोकेगा। तो हम इसके अंदर भी जो ड्रॉप है, इसके अंदर ड्रॉप डाल देते हैं, इसके अंदर हम ड्रॉप डाल देते हैं ओलिक एसिड की, और ड्रॉप डाल के मान लेते हैं ये इस तरह से लेयर बन जाती है। अब ये जो लेयर बनती है, इस लेयर की थिकनेस मान लेते हैं कितनी है? T, और इसका एरिया, क्योंकि ये जो बीकर है ये जब हम देखेंगे तो इस तरह से इसकी सर्कुलर शेप होगी, सर्कुलर भी हो सकती है, मान लो कोई रेक्टेंगल ले या स्क्वायर ले तो वैसी शेप हो जाएगी, और इसका एरिया कितना हो जाएगा? मान लेते हैं A। तो जो हमने इसके अंदर ओलिक एसिड की ड्रॉप डाली है, मान लिया वो है N। लेट ड्रॉप्स ऑफ ओलिक एसिड इज इक्वल टू N। V वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, मान लिया 1 ड्रॉप की वॉल्यूम कितनी है? V। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी ओलिक एसिड की? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इज इक्वल, 1 ड्रॉप की वॉल्यूम V, तो N ड्रॉप की कितनी हो जाएगी? N इंटू V। N इंटू V क्यूबिक सेंटीमीटर होगी। अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में ओलिक एसिड कितना है? 1/400, तो डिवाइडेड बाई 400, 20 इंटू 20 400। तो ये वॉल्यूम आ गई ओलिक एसिड की, और वॉल्यूम हम यहाँ से एरिया और थिकनेस T है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी किसके इक्वल है? वॉल्यूम के। आल्सो वॉल्यूम इज A इंटू T। T ये जो मोनो लेयर बनी है ओलिक एसिड की, T उसकी थिकनेस है, तो जब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास थिकनेस आ जाएगी T, A इधर चला जाएगा, NV डिवाइडेड बाई 400 इंटू A। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁹ मीटर इस ऑर्डर की आती है। तो ये एक
इनडायरेक्ट मेथड हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने ओलिक एसिड मॉलिक्यूल का साइज कैलकुलेट किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। ओलिक एसिड एक सोपी लिक्विड होता है। इसमें आइडिया हम क्या ले रहे हैं, जो ओलिक एसिड है उसकी मोनोमॉलिक्यूलर लेयर हम फॉर्म करेंगे किसी लिक्विड के ऊपर, सपोज वाटर के ऊपर। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, पहले स्टेप में 19 सीसी अल्कोहल लिया और 1 सीसी ओलिक एसिड। सीसी का मतलब एक ऐसा डब्बा जिसकी लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर और हाइट 1 मीटर, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। तो उसमें जो लिक्विड आएगा वो होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे हमने 19 सीसी भर ली अल्कोहल की और 1 सीसी भर ली ओलिक एसिड की, दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया अच्छे से, टोटल होगी 20 सीसी। अब इस 20 सीसी में ओलिक एसिड कितना, 1 सीसी। तो 20 में 1, तो 1 में कितना हो जाएगा, 1/20, 1/20 पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरह से फिर हमने ये जो सोल्यूशन बनाया 20 सीसी का, इसमें से 1 सीसी निकाला बस, और उस 1 सीसी में 19 सीसी अल्कोहल फिर मिला दिया, तो फिर टोटल कितना हो गया, 20 सीसी। अब इस 20 सीसी में ओलिक एसिड कितना है, ओलिक एसिड था 1/20, तो 20 में है 1/20, तो 1 में कितना हो जाएगा, 1/20 डिवाइडेड बाई 20, तो ये होगा 1/400 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने निकाल लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब में ओलिक एसिड कितना है। अब हमने जो ओलिक एसिड जो सॉल्यूशन बनाया था, उस पे पहले हमने वाटर लेके एक बीकर में, और उस पे हमने क्या किया, लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क दिया, जो 2 काम करेगा, एक तो इसको फैलने में सहायता करेगा और दूसरा इसको पानी में मिलने से रोकेगा। तो इस सिचुएशन में जैसे ही हम इसको डालेंगे इसके ऊपर, तो ओलिक एसिड की एक लेयर बन जाएगी, जिसकी थिकनेस कितनी होगी, T, और उसका एरिया कितना है, A। तो उसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, क्योंकि जब हम इसको ऐसे स्प्रिंकल करेंगे तो उसमें अल्कोहल भी होता है, और जो अल्कोहल है वो क्या होगा, अल्कोहल का तो इवेपोरेशन हो जाएगा और वो उड़ जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, ओलिक एसिड। तो जो ओलिक एसिड है उसकी वॉल्यूम हम निकाल लेंगे यहाँ से, वॉल्यूम हो जाएगी एरिया इंटू थिकनेस, A इंटू T। और यहाँ हमने जो n ड्रॉप डाली थी, सपोज 1 ड्रॉप की वॉल्यूम कितनी थी, V, तो n ड्रॉप की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, n इंटू V सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना था, 1/400। तो ये वॉल्यूम आ गई ओलिक एसिड की, और ये भी वॉल्यूम ओलिक एसिड की, दोनों इक्वल कर दी। यहाँ से T की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और ये आई 10⁻⁹ मीटर। n की वैल्यू पुट की, जो 1 ड्रॉप उसकी वॉल्यूम हमने मापी थी वो रख दी यहाँ पे, और एरिया माप के रख दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।